Hello everyone, very good morning. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gahukar. We had resumed already with chapter number 1, the basics of demand and supply, along with forms of market competition. Yesterday we had seen the definition of industry. Would you help me with the definition of industry? How do you define industry? Industry is a group of similar firms whose products have same or similar attributes such that they compete for the सेम सेट ऑफ बायर्स. ऑलराइट, कौन सा इंडस्ट्री है बता सकेंगे? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. एंड देन दिस वन, व्हाट अबाउट दिस वन? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. फॉलोड बाय दिस, हाउ अबाउट दिस? ई कॉमर्स इंडस्ट्री. तो बेसिकली एक इंडस्ट्री एक टर्म हमें पता होना चाहिए. ओके और अगर हम लोग डिमांड और सप्लाई की बात करें एंड फॉर्म्स ऑफ market competition, this is what we will cover in the very first chapter of our syllabus CSCET. Okay, entrepreneur, before getting into the business, he has to understand the concept of demand and supply, because you cannot overproduce. You may land up stocking a lot of goods. You cannot underproduce. You may lose on to the customers. आपने business खोल रखा है और आप supply नहीं कर पा रहे हो. That's a very sad position to be into. ऑलराइट, तो जब हम लोग सप्लाई और डिमांड की बात करते हैं तो बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स रिफ्लेक्ट विच साइड ऑफ द कंसेप्ट? बायर्स सप्लाई साइड या डिमांड साइड? बायर्स आर अ पार्ट ऑफ डिमांड साइड एंड सेलर्स परफॉर्म द पार्ट ऑफ द, ठीक है, बायर्स डिमांड साइड एंड सेलर्स सप्लाई साइड. जब हम लोग बात करते हैं मार्केट की तो सेलर्स portray the supply side of market and buyers portray the demand side of the market. They consider the demand side of the market, the buyers, and the sellers consider the supply side of the market. We had concentrated on, yes, in the previous video we had concentrated on the demand. Demand में दो चीज होनी चाहिए. पहले कंज्यूमर की डिजायर होनी चाहिए और दूसरा कंज्यूमर की विलिंगनेस होनी चाहिए. उसको वो चीज खरीदनी है प्लस उसको पे करने का विलिंगनेस होना चाहिए. दोनों चीज इंपॉर्टेंट है. सिर्फ डिजायर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे खर्च करने की नीयत भी होनी चाहिए. सो गाइस, देयर आर टू कांसेप्ट्स. डिजायर, ठीक है, पहला चीज डिजायर होनी चाहिए और दूसरा खर्च करने की विलिंगनेस होनी चाहिए, तो फिर उसको डिमांड में कंसिडर किया जाएगा. एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? कैन यू हेल्प मी? द लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड. ओए, लॉ ऑफ डिमांड. If the prices increase, demand decreases, and the prices decreases, demand increases. तो रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है? There's an inverse relation, inverse relationship between price and quantity demanded. That's the law of demand. ठीक है, और law of demand में मेजर डिटर्मिनेंट है प्राइस. मेजर डिटर्मिनेंट है प्राइस. ठीक है, हमने एक टैबुलर स्ट्रक्चर भी पढ़ा था. जैसे जैसे प्राइस हम कम करते हैं, प्राइस कम, डिमांड बढ़ते जाता है. देयर बाय इट्स इनवर्स रिलेशन. तो गाइस, अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं लॉ ऑफ डिमांड का, तो इज इट स्लोपिंग अपवर्ड्स और स्लोपिंग डाउनवर्ड्स? हा हा हा, स्लोपिंग अपवर्ड्स या स्लोपिंग डाउनवर्ड्स? कम ऑन. इट इज स्लोपिंग downwards. ठीक है, it may be observed that with the rise in price per can, the demand for the can is reducing. तो demand curve कैसे बनेगा? This is how the demand curve will be. याद रहेगा क्या ये आपको दिमाग में फिट रखना है कंसेप्चुअली भी. और कैसा है ना, कंसेप्चुअली याद रहेगा तो फिर आपको बना के देखना पड़ेगा. जो भी है, आप ये डायग्राम को याद रखना कि जैसे जैसे प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ते जाता है. पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो विल गेट अ स्लोप डाउनवर्ड्स. दैट्स अ डिमांड कर्व. लेकिन कुछ अजम्पशन है क्या डिमांड कर्व में? कोई भी थ्योरी बनाते हैं तो कुछ ना कुछ अजम्पशन होगा. जैसे हमारे स्टूडेंट्स सीएससीईटी में शाइन करेंगे. जब हम लोग ये स्टेटमेंट कहते हैं तो अजम्पशन क्या है हमारा? बताओ. जब हम लोग ये स्टेटमेंट कहते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स अगले 2 महीनों में पूरी शिद्दत से पढ़ाई करेंगे. क्या ये अजम्पशन सही है हमारा? मूविंग अहेड.
सो जब हम लोग डिमांड कर्व की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन अजम्पशंस, द अजम्पशंस आर नो चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बदल गई तो फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स भी बदल जाती है. नो चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, नो चेंज इन द फैशन, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स के एग्जाम्पल दो. नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. ठीक है. रिलेटेड गुड्स के एग्जांपल्स है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स. एंड नो एक्सपेक्टेशंस ऑन फ्यूचर प्राइस चेंजेस. अगर प्राइस चेंज होती है या शॉर्टेज होने वाला होता है तो फिर प्राइस की चिंता नहीं करते, लोग खरीद लेते हैं. या नो चेंज इन द साइज, एज एंड कंपोजिशन ऑफ द जेंडर रेशियो. नो चेंज इन द रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कम्युनिटी भी चेंज नहीं होती. गवर्नमेंट पॉलिसी भी चेंज नहीं होती. किसी प्रोडक्ट पे बैन कर दिया वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं. और वेदर कंडीशन भी उस एरिया की बदलती नहीं है. तो दीज आर अजम्पशन, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइस बड़ा, डिमांड कम, लेकिन इसके कुछ अजम्पशंस हैं कि कैसे गुड्स है, ये सारे कैसे गुड्स है. दीज आर ऑल गिफन गुड्स. दीज आर ऑल गिफन गुड्स. गिफन गुड्स के केस में, ठीक है, गिफन गुड्स के केस में या फिर जो लोग प्रेस्टीज के लिए प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, स्नॉब अपील जिसको कहते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम लोग स्पेकुलेशन की बात करते हैं कि आगे जाके प्राइस बढ़ने वाली है, या फिर लोगों का साइकोलॉजिकल बैरियर है कि यार महंगा होगा तो अच्छा होगा, ऐसी चीजों में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता. ये एमसीक्यू के लिए गोल्ड है. दिस इज गोल्ड फॉर एमसीक्यू. अगर ऐसा ओके, इस पे बिल्कुल क्वेश्चन आएगा आपकी एग्जाम में. सो आई गेस दैट वाज ऑल अबाउट डिमांड दैट वी हैव catered yesterday. Let's now concentrate on the supply aspect. Supply represents what? Supply represents the okay supply. जो डिमांड के हिसाब से सप्लाई होगा या रैंडम सप्लाई होगा, क्या कहते हो? आप सप्लाई करते जाओगे, उस प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है तो लुट जाओगे आप. ठीक है. व्हेन यू टॉक अबाउट सप्लाई, व्हाट मार्केट हैज टू ऑफर, दैट इज ऑल अबाउट सप्लाई. लेट्स चेक इट आउट व्हाट सप्लाई इज. सो व्हेन यू टॉक अबाउट सप्लाई, लेट्स चेक इट आउट. लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर, ठीक है, सप्लाई समझने की कोशिश करते हैं. Supply represents how much the market can offer. Supply represents how much the marketplace can offer. The quantity supplied refers to the amount of goods producers are willing to supply when they receive a certain price. अगर मेरा फायदा होगा तभी मैं कोई प्रोडक्ट बेचूंगा. ट्रू और फॉल्स? क्या बिना फायदे के मैं कोई प्रोडक्ट बेचूंगा? क्या बिना किसी फायदे के मैं कोई प्रोडक्ट बेचूंगा? Why will I work hard? Why will I work hard if I don't get any incentive? मुझे कुछ पैसा बचना चाहिए at the end of the day. ठीक है. तो कुछ certain price पे अगर प्रोडक्ट कोई एक्सपेक्ट कर रहा है तो ही मैं उस प्रोडक्ट को सप्लाई करूंगा. The supply of a goods or service refers to the quantities of goods or service that producers are prepared to offer for sale at a set of prices over a period of time. At a set of prices ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्राइस सेट कर दी और फिर यही प्राइस आगे तक चलेगी. जी नहीं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू शुड गेट दैट मच ऑफ मनी. कोई भी काम हम लोग करते हैं, शॉर्ट टर्म करते हैं, लॉन्ग टर्म करते हैं. या आप जो कंपनी सेक्रेटरी की जो पढ़ाई कर रहे हो, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि यार आज के 2-4 महीने किल हो जाए हमारे, है ना? या फिर करियर बनाना चाहते हो? यहां पे टाइम पास करने के लिए आए हो तुम लोग, या फिर करियर बनाना है तुमने? आर यू थिंकिंग लॉन्ग टर्म, आर यू थिंकिंग शॉर्ट टर्म? यू नो वी मेक अ करियर आउट ऑफ इटसेल्फ. यार हम लोग इस चीज में से करियर बनाना चाहते हैं. ये सारी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. सप्लाई भी ऐसा नहीं कि हम लोग 2 महीने सप्लाई करना चाहते हैं उसके बाद नहीं 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 गाइस, अब हम लोगों को इसमें से अपना बिजनेस बनाना है. सो द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट फर्म विल प्रोड्यूस, ठीक है, the law of supply states that the firm will produce to offer to sell greater quantities of the product or service at a price of that product or service rises, other things being equal. Oh my god, ये other things being equal, ठीक है, other things being equal, raise your hands and tell me, other things being equal के लिए कोई लैटिन टर्म है क्या आपके पास?
भूल भूल गए बाकी सब? ओके, ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल। गाइस अब ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज है, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो हमारे जहन में आ जानी चाहिए, ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो हमारे जहन में आ जानी चाहिए, शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली, ठीक है, हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में हमें समझ में आ जाना चाहिए ये, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ अ बेसिक लैंग्वेज। Now, there's a direct relationship between price and quantity supplied. What do you mean by direct relationship? What do you mean by direct relationship? There's a direct relationship between price and quantity supplied. What do you mean by this? प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। सर यानी क्या? अगर प्राइस 1 रुपी है तो 10 यूनिट सप्लाई होंगे, प्राइस 2 रुपीज है, ठीक है, तो 35 यूनिट सप्लाई होंगे, प्राइस 3 रुपीज है तो 45 यूनिट सप्लाई होंगे, प्राइस 4 रुपीज है, ठीक है, प्राइस 4 रुपीज है तो 55 यूनिट सप्लाई होंगे, प्राइस 5 रुपीज है तो 65 यूनिट सप्लाई होंगे। यानी जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ती जा रही है, क्या सप्लाई भी बढ़ाते जा रहे हो आप? है ना? डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाई, ओके, प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाई, ठीक है। एक मिनट, फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूं। प्राइस इज, कैसा रिलेशन बनाऊं? बताओ। इनवर्सली रिलेटेड टू डिमांड, याद रहेगा। अच्छा, ये जो स्लोप है और ये डिमांड का कर्व है और ये सप्लाई का कर्व है, ये दोनों सेम है, ट्रू और फॉल्स? सर इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, ठीक है। द सप्लाई कर्व इज स्लोपिंग, द सप्लाई कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, द डिमांड कर्व इज स्लोपिंग, द डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। क्या ये दोनों कंसेप्ट समझे है? 100% बताओ तो ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या दोनों कंसेप्ट समझे? क्योंकि अब हमें दोनों कंसेप्ट को ज्वाइन करना है, ठीक है। पहले तो ये दोनों कंसेप्ट समझने चाहिए कि द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, the supply curve slopes upwards with regards to y factor being common with regards to price. Demand curve is directly related or inversely related? Inverse. Supply curve is, समझा है या लर्न कर लिया बस तुमने? परफेक्ट, ठीक है। तो एक वहां पे एक दिल्ली का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। एक फर्स्ट पैराग्राफ में फिर से आते हैं हम लोग, देखो। द सप्लाई इज नॉट द सेम कंसेप्ट एज स्टॉक ऑफ समथिंग इन एग्जिस्टेंस। तुमने किसी चीज का स्टॉक बना लिया बहुत सारा और फिर वो सप्लाई करोगे और फिर सप्लाई करने में या प्रॉफिट बनाने में सक्सेसफुल ही हो जाओगे, क्या जरूरी है? यू मे स्टॉक अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हो सकता है कि उसका सप्लाई का कोई वैल्यू ही ना हो। जैसे सीए फाउंडेशन के हमारे वीडियोस रेडी है, लेकिन जो समझदार बच्चे हैं वो सीएस फाउंडेशन अब दे ही नहीं रहे, वो सीएस सीईटी में स्विच हो रहे हैं। मेरे पास वीडियोस रेडी है फिर भी मैं बेच नहीं रहा उसको, क्यों? क्योंकि अकलमंद स्टूडेंट सीएस सीईटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपना समय बचाते हैं। मेरे पास प्रोडक्ट रेडी है फिर भी उसको वो सप्लाई नहीं हो सकता, उसमें से प्रॉफिट नहीं बन सकता। जबकि ईईटी के लेक्चर्स रेडी नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी, बिकॉज कंज्यूमर का डिमांड ईईटी का है। आप समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वीडियोस रेडी है, खरीदने वाला कोई नहीं है तो सप्लाई नहीं हो सकता, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नाउ
The supply is not the same concept as stock of something in existence. For example, stock of commodity X in Delhi means the total quantity of commodity X in existence at a point of time, whereas supply of commodity X in Delhi means the quantity actually being offered for sale in the market over a specified period of time. तो guys, आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए निकालना है, तभी वो सप्लाई माना जाएगा. Mere stocking cannot represent supply. Mere stocking cannot represent supply. ठीक है. आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो क्या आपको ये अपना जोहर दिखाना पड़ेगा एग्जाम में? दिखाना पड़ेगा या फिर नहीं नहीं मुझे बहुत आता है, हमको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा होगा? या सप्लाई करना पड़ेगा? सर सप्लाई तो करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ द लॉ, ठीक है, the law of supply states that firm will produce and offer to sell greater quantities of product or service at a price that the product or service rises, other things being equal. Other things being equal के लिए Latin terminology हमको learn हो गई है. What is that? Ceteris paribus. The direct relationship between price and quantity supplied. Direct relationship का ग्राफ कैसे बनता है? कैसे बनता है ग्राफ? बताओ कहां बनाओ स्लोप? ठीक है, you will have to slope it upwards. ये रफ डायग्राम था, एकदम 100% एक्यूरेट नहीं था वो. चलो देखते हैं. In the statement, change in the price is the cause and change in supply is the effect. Change in the price is the cause and change in the supply is the effect. Do you agree? ठीक है guys, अगर हम लोग सप्लाई कर्व की बात करें, ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट उन्होंने बता दिया है. प्राइस में चेंज होता है तो सप्लाई में चेंज होता है. तो चेंज इन द प्राइस इज द कॉज एंड चेंज इन सप्लाई इज द इफेक्ट. Thus, the price rise leads to increase in supply and not otherwise. It may be noted that at higher prices, there is a greater incentive to producer or firms to produce and sell more. Other things include cost of production. ठीक है, cost of production. प्रोडक्शन के लिए पैसे लगते हैं. चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बदली तो भी प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कम हो जाता है. एंड प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, लेवल ऑफ कंपटीशन, साइज ऑफ द इंडस्ट्री. ओ माय गॉड, व्हाट इज इंडस्ट्री रे? ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स. ठीक है, साइज ऑफ द इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट पॉलिसी एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स. देयर आर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दस ceteris paribus. Ceteris paribus, all of the factors being equal, with an increase in the price of goods, the producer is willing to offer more quantity in the market for sale. जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, प्रोड्यूसर को बड़ा अच्छा लगता है कि अब ये बेचेंगे. क्यों ऐसा? प्रोड्यूसर को क्या इंसेंटिव है बताओ? प्रोड्यूसर का इंसेंटिव है प्रॉफिट. प्रोड्यूसर का इंसेंटिव है प्रॉफिट. अच्छा एक बात बताओ, ये तुम लोग सीएस में इसलिए आए हो ना कि बहुत नॉलेज वगैरह मिलेगा, ठीक है, हम नॉलेजेबल पर्सन बनेंगे, इसलिए आए हो ना सीएस में? क्यों आए हो? बी ऑनेस्ट. तुम लोग ये कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में क्यों आए हो? कुछ नहीं, अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, नॉलेज मिलेगा, बस यही एक रीजन है ना सीएस में आने का, कि कुछ और रीजन है? सिर्फ सीएस में बहुत स्कोप है. स्कोप है क्या? क्या हाई सैलरी इज अ लुक्रेटिव फैक्टर फॉर यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ, या ये कोर्स करने के पीछे हाई सैलरी मिलता है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलता है, क्या ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है? क्या कहते हो? अंडरस्टैंड. तो गाइस, आप प्रॉफिट नहीं कह रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑल यू आर वरिंग अबाउट इज मनी. एवरीवन, ठीक है, एवरीवन. वैसे तो अभी आप बिजनेस में उतरे नहीं हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू मनी. ठीक है, और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसमें सब पैसों का ही खेल है. अगर आपको लगता है कि मैं गरीबों की मदद करूंगा वगैरह वगैरह सीएस करके, आई एम सो सॉरी, हम लोग गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सर्विसेज, जैसे डॉक्टर लोग गरीबों की मदद कर सकते हैं फ्री में ट्रीटमेंट करके,
चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, हम कुछ भी काम की नहीं है गरीबों के। डायरेक्टली पैसे बांट सकते हो आप अगर आपको ऐसा लगता है तो, अगर मदद ही करनी है तो। अदरवाइज आई एम सो सॉरी, यू आर इनटू रॉन्ग कोर्स। अगर आपको लोगों की मदद करनी है तो करनी है क्या वैसे आपको? नहीं सर, हमको तो करनी नहीं थी। नाउ with the increase in price of the goods, the producer is willing to offer more quantity in the market for sale. The quantity supplied is related to the specified time interval over which it is offered. The law of supply is microeconomic law that states that all of the factors being equal, the price of the goods service increase, the quantity of goods or service that the suppliers offer will increase, and vice versa. Law of supply says that price of an item goes up, suppliers will attempt to maximize their profit by increasing the quantity offered for sale. तो जैसे प्राइस बढ़ता है हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है, हम लोग ज्यादा बेचेंगे, जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा, जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट। ठीक है। नाउ द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, क्या लॉ ऑफ डिमांड के भी कुछ अजम्पशंस थे? तो लॉ ऑफ सप्लाई के भी कुछ अजम्पशंस होंगे। ओके, लेट्स चेक इट आउट। द टर्म अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम रेफर्स टू द फॉलोइंग अजम्पशंस इन द लॉ ऑफ सप्लाई। पहला तो नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी बदली तो क्या चीजें सस्ती हो जाती है? सोचो जरा, क्या टेक्नोलॉजी बदली तो चीजें सस्ती हो जाती है क्या? ठीक है, बताता हूं मैं तुमको। बैक इन 1997, ठीक है, माय बड़े डैड इज अ डॉक्टर। उनके पास एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा आया था पढ़ाई करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया से एक बंदा आया था एंड आई वॉज इन स्टैंडर्ड थर्ड और समथिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड थर्ड में हमने कंप्यूटर बस घर पे लिया था हम सबके लिए, एक कंप्यूटर। ठीक है, आई वॉज इन स्टैंडर्ड थर्ड और हमारे घर पे कंप्यूटर था पूरे एरिया में। वी वर अल्ट्रा रिच, ऐसा हमको लगता था क्योंकि हमारे घर पे कंप्यूटर था। वो ऑस्ट्रेलिया वाले जो हमारे भैया थे उनके पास लैपटॉप था तभी, लैपटॉप। हमारा कंप्यूटर 55,000 का था तो हमको लगता था वी आर अल्ट्रा रिच। दैट लैपटॉप वॉज ऑफ ₹4 lakhs। ठीक है, मुझे इसलिए वो याद है क्योंकि 4 लाख का वो उनका कंप्यूटर है। ठीक है, एक तो गोरा था वो और ऊपर से 4 लाख। हम वो देखने जाते थे कि लैपटॉप कैसा दिखता, लैपटॉप कैसा दिखता। ठीक है गाइस, आज लैपटॉप खरीदना है कितने का होता है? लैपटॉप कितने लाख रुपए का होता है? कितने लाख रुपए का होता है? पागल है क्या? लाख रुपए का लैपटॉप की जरूरत ही नहीं है। 40,000 में बहुत अच्छा लैपटॉप मिल जाता है। एम आई राइट? 30 to 60 के बीच में ना, 60,000 का लैपटॉप की जरूरत नहीं है। 40,000 के लैपटॉप में हमारा सारा, 40,000 के लैपटॉप में हमारा सारा काम हो जाता है। ठीक है, नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी बदली, क्या लैपटॉप सस्ते हो गए? बहुत ज्यादा सस्ते हो गए। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। सो गाइस, व्हाट हैज हैपेंड इज लैपटॉप 3-4 लाख रुपए का होता था एक जमाने में, 1990s में। आज टेक्नोलॉजी बदल गई, आज टेक्नोलॉजी बदल गई तो क्या प्राइजेस भी कम हो गए? क्या कहते हो? कम लैपटॉप आज सबके पास होता है। लैपटॉप इज नो मोर अ लग्जरी आइटम। क्या कहते हो? लैपटॉप इज नो मोर अ लग्जरी आइटम। डू यू अग्री? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बदली तो प्राइस बदल जाता है। ठीक है, सेकंड, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? एनीवन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बनाने में जो लेबर लगता है, लैंड लगता है, कैपिटल लगता है और हाँ, लैंड, लेबर, कैपिटल और ठीक है, एंटरप्रेन्योर का टाइम, ये सब जो लगता है उसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उसकी भी कीमत नहीं बदलती है ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे लिख दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। द चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, नंबर ऑफ फर्म्स भी अगर ज्यादा हो गई मार्केट में तो गड़बड़ हो जाती है। नो चेंज इन द गोल्स ऑफ फर्म, नो चेंज इन द सेलर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेस, यानी फ्यूचर प्राइजेस भी ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा है वो।
चेंज होने की, नो चेंज इन द टैक्स एंड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओ माय गॉड, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडी? कैन यू हेल्प मी? ओए मेरे कंपनी सेक्रेटरी हो, एक मिनट, डिड यू से सब्सिडरी? इट्स नॉट सब्सिडरी, इट्स सब्सिडी। हाँ हाँ, रुको रुको, सबको मौका मिलेगा। ये लोकसभा नहीं है जब आप एक दूसरे से लड़े। आप मुझे बताएं, मैं बताऊंगा सही है गलत है। हाँ जी, ओके चलो कोई बात नहीं। हाँ आप कुछ कह रहे थे साहब? हाँ हाँ बोलिए। वन स्टूडेंट वाज ट्राइंग टू टेल अस समथिंग, प्लीज एनलाइटन। आप अपना नाम क्या है बेटा? 3304-123, क्या नाम है आपका? दर्द हो रहा है गोपाल? हाँ बोलो बेटा। सब्सिडी लाइक कोई प्रोडक्शन होता है जो रिसीव होता है, लाइक डिपेंड करता है उसके अमाउंट पे वो कितने के और गवर्नमेंट के थ्रू से मिलते हैं। ऐसा नहीं कि वो पुअर लोग कोई मिलते हैं, कोई भी परचेस करके उसको रिसीव। ठीक है, एनीवन एल्स सब्सिडी में बेटर नॉलेज? एनीवन? मुझे पता चलेगा कि आपको कितना नॉलेज है तो मैं समझा पाऊंगा आपको अच्छे से। टैक्स जो है वो इंक्रीज करता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू, और सब्सिडी है जो रिड्यूस करता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू। हाँ बट इससे मतलब इसका व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडी? कशिश, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो वो सही कर रहे हो, लेकिन उससे मीनिंग नहीं समझ रहा ना सब्सिडी का। अच्छा ठीक है, और इट इज द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश। ओके बताए। ओके ओके ओके, नॉट बैड। कशिश कोई और इनपुट्स? आपका आंसर सही है लेकिन दैट्स अ डिफरेंट आंसर एंड माय क्वेश्चन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडी? आपने एलपीजी गैस सिलेंडर पता है आपको कितने का मिलता है? वो कितने का मिलता है? उसका जो प्राइस है 800 रुपीज होता है, आपको वो 800 रुपीज पे करने पड़ता है, बट इट इज अ सब्सिडाइज्ड आइटम, उस पर सब्सिडी मिली है। यानी क्या? खाना पकाने का जो सिलेंडर है वो इतना महंगा नहीं होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट आपको रियायत देती है कि ठीक है आपको इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है। 800 रुपीज में से 200 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 800 रुपीज में से 200 रुपीज उस एलपीजी में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है ताकि आप पे थोड़ा प्रेशर कम हो, आप पे थोड़ा प्रेशर कम हो। दैट्स सब्सिडी। जब गवर्नमेंट आम जनता की हेल्प करने की कोशिश करती है या किसी एंटरप्रेन्योर को हेल्प करने की कोशिश करती है कि उसकी वो पर्टिकुलर चीज को खरीदने में कीमत कम हो, दैट इज कॉल्ड एज सब्सिडी। जैसे अगर आपने घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए, आपको पता है ना सोलर पैनल्स लगते हैं आजकल घर पर, तो अगर वो 1 लाख रुपए के सोलर पैनल्स आप लगाते हो तो 25,000 रुपीज उसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ताकि सोलर पैनल्स लोग लगाए और सौर ऊर्जा का यूज हो ज्यादा से ज्यादा। इसमें गवर्नमेंट का जो हमें द अदर गर्ल टोल्ड अस, उसमें हर्षिता ने हमें बताया कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है। टैक्स में क्या होता है? अगर मैं कोई ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, क्या ये बराबर दिखाई दे रहा है? अगर मैं कोई ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूं तो फिर दिस विल बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है क्या? किटकैट तो चाहिए ही चाहिए, हमारी बेसिक नेसेसिटी है क्या? हाँ या ना? नहीं। तो फिर यहां पे ठीक है, यहां पे गड़बड़ हो जाएगी। यहां पे सब्सिडी नहीं, ये प्रोडक्ट पे टैक्स लगेगा। तो जैसा हमें कशिश ने बताया कि टैक्स से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके,
टैक्स इज लेविड सो दैट गवर्नमेंट कैन अर्न, ठीक है, एंड सब्सिडाइज करते हैं ताकि लोगों की मदद हो सके। ऑलराइट, सो टैक्स और सब्सिडी में चेंज हुआ तो फिर सप्लाई और डिमांड का में गड़बड़ हो जाती है। हम एक्सपेक्ट करें कि टैक्स और सब्सिडी में कोई चेंजेस नहीं होते। हर प्रोडक्ट पे टैक्स लगता ही लगता है, ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट पे, ठीक है। कुछ ही प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें टैक्स नहीं लगता। देखा होगा ना आपने, कोई भी प्रोडक्ट खरीदा होगा तो उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। पढ़ा है तुमने कभी? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। सब्सिडी ऑन द कॉन्ट्री, सब्सिडी में गवर्नमेंट लोगों की हेल्प करता है। जैसा गोपाल ने बताया कि जरूरी नहीं है गरीब लोगों के लिए, बट मोस्टली सब्सिडी गरीब लोगों के लिए होती है या गरीब एंटरप्रेन्योर्स के लिए होती है कि चाहे बिजनेस वो स्टार्ट कर सके। एंड लास्ट वन, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ये सारे अजम्पशंस हैं, तब कहीं जो लॉ ऑफ सप्लाई, हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? व्हाट डज द लॉ ऑफ सप्लाई टेल अस? द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा। द कर्व इज अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? सप्लाई कर्व इज अपवर्ड्स एंड डिमांड कर्व इज परफेक्ट, ठीक है। देन अब क्या करते हैं हम लोग? अब क्या करते हैं, ये हमारा सप्लाई कर्व और ये हमारा डिमांड कर्व, इन दोनों को साथ ले आते हैं। अच्छा, मैं क्या कहता हूं, क्या उतना ही सप्लाई करो जितना डिमांड है? क्या कहते हो? क्या उतना ही सप्लाई करो जितना डिमांड है? क्या कहते हो? अरे कुछ तो बताओ, क्या उतना ही सप्लाई करो जितना डिमांड है या फिर सप्लाई करते जाओ और छोड़ दो? व्हाट डू यू थिंक? सर नहीं सर, उतना ही सप्लाई करो जितना डिमांड है। अगर आपने ज्यादा सप्लाई कर दिया तो क्या होगा? एक्सेस सप्लाई, वेरी नाइस। सप्लाई ज्यादा कर दिया तो एक्सेस सप्लाई हो जाए, वेरी नाइस। ये तो हो गया ना, इससे होगा, इससे इंपैक्ट क्या होगा ये बताओ। सर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस, यही तो पूछ रहा हूं, कॉज ये है तो इफेक्ट बताओ। प्राइस कम हो जाएगा, तो क्या प्राइस कम होना, प्रोडक्ट का प्राइस कम होना सही है मार्केट के लिए? मार्केट, कस्टमर नहीं। ओए सुनो मेरी बात, एक मिनट, मैं बताना भूल गया तुमको, सुनो मेरी बात। जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं, यू हैव टू थिंक लाइक अ कस्टमर और बिजनेसमैन। टेल मी, जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो यू हैव टू थिंक लाइक अ कस्टमर और अ बिजनेसमैन? कस्टमर हैं हम लोगों को, ठीक है। हम लोगों को जब भी हम लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब लोग हम इकोनॉमिक्स सीखते हैं, यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। ओए हेलो, गरीबी से बाहर निकलो। हम लोग कस्टमर की नजरों से देखेंगे ना तो बिजनेस को जला देंगे हम लोग, समझ रहे हो? क्योंकि कस्टमर को तो हर चीज फ्री में चाहिए। व्हाट से? मार्केट का बैलेंस देखो, आप मार्केट का बैलेंस देखो। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेसेस पर्सपेक्टिव। ओके, सो डिमांड कम है और सप्लाई तुमने ज्यादा कर दी तो प्राइस कम हो जाएंगे, विच इज नॉट गुड फॉर बिजनेस। एम आई राइट? तो सर ऐसा कर दो, प्राइस बढ़ाने के लिए आप सप्लाई कम कर दो। सप्लाई कम कर दोगे तो डिमांड तो बढ़ जाएगी, हल्की सी प्राइस भी बढ़ जाएगी, लेकिन कस्टमर्स भी तो नाराज हो जाएंगे। क्या कहते हो? क्या कस्टमर्स नाराज होंगे? कस्टमर्स को नाराज कर सकते हैं क्या? एक रूल बता दो तुमको, एक रूल बता दो तुमको। फिल्में 3 कारणों से चलती है, पता है कि तुमको? बड़ा याद है तुमको डायलॉग है? फिल्में 3 कारणों से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ऐसा कुछ डायलॉग याद है? वैसे ही, अरे शर्मा क्यों रहे हो? वैसे ही बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो देयर इज ओनली वन रूल, देयर इज ओनली वन रूल। व्हाट इज दैट? satisfy the customer, satisfy the customer, satisfy the customer।
एक ही रूल है, कस्टमर को नाराज नहीं कर सकते, यू हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर। तुमने जो अपने प्रोडक्ट से उम्मीदें बढ़ा रखी है फुलफिल करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई कर्व को इंटीग्रेट कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, डिमांड और सप्लाई कर्व को मिक्स कर देते हैं। ये जो दो अलग अलग कर्व्स है, ठीक है, द डिमांड कर्व, ठीक है, ठीक है, ये जो है, ये जो डिमांड कर्व है और ये जो सप्लाई कर्व है, इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। और अब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को मिक्स करके एक ऐसा पॉइंट हम ढूंढते हैं, एक ऐसा पॉइंट हम ढूंढते हैं जहां पे हमें डिमांड और सप्लाई मैच करके एक ऐसा पॉइंट मिले जहां पे हम लोग प्रोडक्ट का प्राइस एक परफेक्ट प्राइस रख सके, जहां पे कस्टमर भी खुश रहेगा और हम भी पैसा बना पाएंगे। इस पॉइंट को कहते हैं, इस प्राइस को कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। लेट्स चेक इट आउट। द इक्विलिब्रियम प्राइस इज द मार्केट प्राइस। The equilibrium price is the market price where the quantity of goods supplied is equal to the quantity of goods demanded. This is the point at which the demand and supply curves in the market intersect. Intersect? What do you mean by intersect? Intersect यानी? ओए ज्योमेट्री, ओए हेलो, एक दूसरे को काटना, बड़ा काट रहे हो तुम लोग आजकल, हाँ? When two lines cut each other at some point, that is the point of intersection. एक बात में ध्यान दे सुनो, इसमें दो कौन से कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ये दोनों, हाँ, ये दोनों कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट पी फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट पी नहीं, पी तो ऑलरेडी उन्होंने दे दिया, हम लोग ले लेते हैं पॉइंट जेड। तो जो पॉइंट जेड है वो है वो प्राइस है, वो प्राइस है, ओके। पॉइंट जेड इज दैट प्राइस एंड दैट क्वांटिटी जो हमें सप्लाई करनी है, जहां पे डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं, और ये रहेगा प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां पे कोई नाराज भी नहीं रहेगा और हम लोग प्रॉफिट भी बना पाएंगे। और डिमांड और सप्लाई क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे, डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगे। एक और चीज, इंटरसेक्शन की बात आई तो आधे लोग कुछ बोल नहीं पाए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तो तुम बड़े हो गए हो, एम आई राइट? तुम बड़े हो गए हो ना? तुम बड़े हो गए हो क्या? तुमको किस चीज का कॉन्फिडेंस है, पता ही नहीं चल रहा। कभी भी अपने छोटे भाई बहनों को या अपने कजिन्स को ये मत कहना कि स्कूल की पढ़ाई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहती। स्कूल का हर चैप्टर कभी ना कभी काम आने वाला है, समझ लेना। हिस्ट्री भी काम आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस कहां रहेगी, जहां कौन से कर्व क्या होंगे, सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट होंगे। एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो शॉर्टेज और सरप्लस। शॉर्टेज यानी क्या, प्रोडक्ट की कमी रहना, सरप्लस यानी क्या, ठीक है। मैं क्या कहता हूं, ज्यादा सप्लाई कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है सर? ज्यादा सप्लाई कर दोगे तो डिमांड, ठीक है, तो प्राइस कम हो जाएगी। अनलेस अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई चेंजेस। गाइस हमने तो पहले ही डिसाइड किया है, ceteris paribus, all other things being equal. If a change in price of the goods or service creates a shortage, it means that consumer wants to buy a higher quantity than the one offered by the producer. In this case, demand exceeds supply and consumers are not satisfied. In contrast, if a change in price of the product or service creates a surplus, it means that consumers want to buy less quantity than the ones offered by the producer. In this case, supply exceeds demand and producer need to lower the price of the product or service to avoid excessive inventory. अच्छा, मैं क्या कहता हूं, excessive inventory यानी क्या?
व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेसिव इन्वेंट्री? Excessive inventory means excessive stock. Excessive inventory means excessive stock. स्टॉक ज्यादा हुआ तो क्या प्रॉब्लम है बताओ तो जरा. स्टॉक ज्यादा हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? हमने ओवर स्टॉकिंग कर दी तो नहीं, हमने डिसाइड किया था कि इन्वेंट्री का सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है. देखो हमने पहले ही पढ़ा ना, देखो फंस जाओगे एमसीक्यू में. द सप्लाई इज नॉट द सेम कंसेप्ट और एज ऑफ द स्टॉक ऑफ समथिंग इन एग्जिस्टेंस. सप्लाई का स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है. आपने ओवर इन्वेंट्री, देखो यार काफी लोग ऑलरेडी, ठीक है, काफी लोग ऑलरेडी 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ के आते हैं. तो मैं इतने डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि मैं आपको कुछ नया दे सकूं ना. वैसे तो फिर मैंने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई तो पढ़ाना नहीं चाहिए, आपको तो आता ही होगा, है ना. लेकिन क्या मैंने नया एंगल देना है? तो मुझे आंसर दो. एक्सेसिव इन्वेंट्री से क्या प्रॉब्लम है तुमको? सर हमने इकोनॉमिक्स नहीं लिए थे, हमने फिजिकल एजुकेशन लिए थे सर, है ना. यही कहना है तुमको. साइंस वाले, डू वी हैव एनी साइंस स्टूडेंट्स इन अ क्लास? या मनाली. बट तुम लोग मनाली सीए फाउंडेशन पढ़ चुके, सीएस फाउंडेशन पढ़ चुके हो तो आई गेस तुमको ये आता ही होगा. तो चलो बताओ. प्रियल, मनाली, जैकलीन, कशिश. कशिश यू गिव अ वेरी गुड आंसर, ठीक है. तभी टैक्स और सब्सिडीज को लेके टेल अस अगर इन्वेंट्री एक्सीड हो गया, बहुत ज्यादा एक्सेसिव इन्वेंट्री हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा एक मिनट. अगर आपके घर में हमने ये बॉटल का एजेंसी ले लिए, ये वाटर बॉटल का एजेंसी ले लिए, ठीक है, और आपने 5 लाख बॉटल्स मंगा ली. कितनी? 5 lakhs. वेरी नाइस. और आपने स्टॉकिंग ज्यादा कर ली, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कशिश नो. मैंने 5 लाख की बोतल भर ली अपने, ठीक है. अब 5 लाख बोतल रखोगे कहां बताओ तो? कहां रखोगे? तुम्हारे घर पे जगह है? हाँ सर, वो ड्राइंग रूम में रख देंगे. बोतल ही बोतल. बताओ जल्दी. एक्सेस इन्वेंट्री का क्या प्रॉब्लम है? वेदिका, वेयर इज द आंसर? स्टोरेज. तो स्टोरेज कर लेंगे ना, 50 बोतल फ्रिज में आ जाएगी. सर लेकिन अभी भी 10 तो आएगी. वेरी नाइस. कम ऑन, टेल मी, मेक इट फास्ट. Excessive inventory, what problem does it give? Goods degradation. Not bad. We accept that answer. Anything else? थोड़ा दिमाग लगाओ ना. ये कुछ पढ़े हुए चीजें थोड़ी है, इसमें तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको. चलो कोई बात नहीं. 5 लाख बॉटल रखने के लिए कुछ जगह वगह लेनी पड़ेगी, खरीद लो या रेंट पे ले लो. एम आई राइट? तो क्या लगेगा फिर स्टोर करने के लिए बताओ? रेंट लगेगा, ठीक है. और जब तक के ये 5 लाख यूनिट्स बेच नहीं देते तुम, तब तक क्या? तब तक के रेंट पे करना पड़ेगा. रेंट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या कम होगा? प्रॉफिट कम होगा, ठीक है. ऑल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुमने ओवर स्टॉकिंग कर ली तो प्रोडक्ट डिग्रेड होता है, प्रोडक्ट ऑब्सोलीट होता है क्या प्रोडक्ट खराब? यस, ठीक है. सो गाइस, सबसे पहला रेंट लगता है, प्रोडक्ट को रखने का रेंट लगता है, इसको कहते हैं
कैरिंग कॉस्ट। और अगर इतना डिमांड नहीं और तुमने ओवर स्टॉकिंग कर दी तो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट भी होता है, प्रोडक्ट ऑब्सोलीट भी होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्सोलेसेंस? डिग्रेड होना, आउटडेटेड हो जाना। ये किटकैट ये मैं 50 सालों तक रख सकता हूं, ट्रू और फॉल्स? एक मिनट रुको रुको, क्या ढूंढ रहा हूं मैं इसमें? एक मिनट रुको, हाँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। बेस्ट बिफोर 9 months फ्रॉम मैन्युफैक्चर। अब मैंने 5 करोड़ किटकैट बुलवा ली है। कितनी? 5 कलोल। और अगर मेरे वो बिके नहीं तो क्या रेंट भी लग जाएगा और 9 महीने बाद ये प्रोडक्ट भी खराब हो जाएगा? नहीं नहीं सर, चिपका देंगे हम, किसी को चिपका देंगे। तो 2 करोड़ किटकैट किस किस को बेचेगा तू, जो ऑब्सोलीट होगी? आप समझो, इसलिए क्या नहीं करते, बोलो बोलो, क्या नहीं करते? डू नॉट ओवर स्टॉक। एक्सेस इन्वेंट्री मतलब ओवर स्टॉक। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक टेबल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स चेक इट आउट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। प्राइस डॉलर्स में दी है। ठीक है, कैसा होता है ना, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हर इंस्टीट्यूट अमेरिकन ऑथर्स का बुक को डायरेक्ट कॉपी कर लेता है। ठीक है, और टेबल्स हर चीज वैसे का वैसा दिया जाता है, इसलिए डॉलर्स में। सो अगर $100 का प्रोडक्ट प्राइसिंग रखा है आपने, $90, $80, $70, ये रिड्यूस होकर $10 तक आया है। क्वांटिटी डिमांडेड कितना केजी होगा पर्टिकुलर प्राइस पे, फिर क्वांटिटी सप्लाइड कितना केजी होगा उस पर्टिकुलर प्राइस पे, फिर सरप्लस कितना है या शॉर्टेज कितना, ये देखना है। ठीक है, चलो आप एनालिसिस करो और मुझे बताओ। ठीक है, आप एनालिसिस करो और मुझे बताओ इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा है, बताओ। इक्विलिब्रियम प्राइस 60 है, कैसे पता चल रहा है? सर 100 में जो डिमांड हम देख रहे हैं, ठीक है, 100 में जो हम डिमांड देख रहे हैं, ठीक है, वो है 5 kg, क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 50 है, तो ये सरप्लस हो गया। 90 प्राइस पे 12 डिमांड है, 41 सप्लाइड है, ये 29 सरप्लस हो गया। 80 पे 18 है, क्वांटिटी सप्लाइड 35 हो गया, सरप्लस है क्या अभी भी? जी हाँ 17। 70 पे क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि प्राइस कम हो गई है, सप्लाइड भी थोड़ी कम हो गई है क्योंकि प्राइस कम हो गई है, एंड सरप्लस अभी 6 है। 60 जब हम लोग प्राइस $60 रख रहे हैं, जब हम लोग प्राइस $60 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड 25 kg, क्वांटिटी सप्लाई 25 kg, नो सरप्लस नो शॉर्टेज। तो इसका मतलब कौन सी प्राइस परफेक्ट है? क्या इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको बिजनेस में लॉस भी ना हो और आपका बिजनेस में प्रॉफिट भी ना हो। इन द टेबल अबव द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड एट द प्राइस लेवल ऑफ $60, therefore the price of $60 is the equilibrium price, and at the other price level there is either surplus or shortage. Specifically for any price is lower than $60, the quantity supplied is greater than the quantity demanded, thereby creating a surplus. For any price that is higher than $60, the quantity demanded is greater than quantity supplied, thereby creating a shortage. तो हमें surplus की पोजीशन में भी नहीं रहना है और हमें शॉर्टेज की पोजीशन में भी नहीं रहना है। एक लास्ट टाइम मुझे जस्टिफाई कर दो, सरप्लस क्यों नहीं रहना चाहिए? सरप्लस क्यों नहीं रहना चाहिए? आपको रेंट पे करना पड़ जाएगा, ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगा प्रोडक्ट। तो फिर सर कम बनाओ, शॉर्टेज हो जाएगा। शॉर्टेज में क्या प्रॉब्लम है? सर आपका बिजनेस है कोई प्रोडक्ट बेचने का और आपके पास वो शॉर्टेज है, तो फिर क्या बिजनेस कर रहे हो आप? एम आई राइट? क्या तुमने कभी किसी शॉपकीपर को बोला है अगर उसके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, फिर ये भी प्रोडक्ट नहीं है, फिर वो भी प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर हम क्या बोलते हो शॉपकीपर को? दुकान खोली क्यों है फिर तूने? बंद कर दो दुकान, कुछ मिलता ही नहीं आपके यहां, बोलते हैं हम लोग। या फिर किसी को बोलते हुए सुना है तुमने? ये कॉमन लॉजिक है ना, दिस इज कॉमन सेंस। भैया अगर आपने शॉप ओपन करी है और आपके पास से प्रोडक्ट ही नहीं मिलता तो फिर क्या
शॉप ओपन करी है तुमने। शॉर्टेज भी बिजनेस सेंस के अपोजिट जाता है। शॉर्टेज भी अलाउड नहीं है। कॉमन सेंस बिजनेस सेंस के अपोजिट जाता है। सरप्लस में हमारा प्रॉफिट लेवल कम हो जाता है क्योंकि हम लोग ज्यादा सप्लाई कर बैठते हैं। ऑलराइट, सो गाइस दैट्स इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस ढूंढना पड़ेगा हमें, सो दैट वी अंडरस्टैंड, ठीक है, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि हमें कितना सप्लाई करना है और डिमांड कितना है और कौन सी प्राइस परफेक्ट रहेगी जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो और हम लोग अच्छा बिजनेस कर पाए। ऑलराइट, सो गाइस, क्या जितना मना है उतना सप्लाई कर दो, क्या यही बिजनेस का रिचुअल है? क्या कहते हो? अनाप शनाप क्वांटिटी सप्लाई कर दो, ट्रू और फॉल्स? तो क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई, तो क्या डिमांड को कंसीडर करना पड़ेगा? सर डिमांड कर्व बनाओ, सप्लाई कर्व बनाओ, डिमांड कर्व बनाओ, सप्लाई कर्व बनाओ और फिर दोनों को क्या करो? मिक्स करो और जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, पॉइंट Z क्या रहेगा? वो इक्विलिब्रियम प्राइस। दैट इज द पॉइंट वेयर सप्लाई एंड डिमांड इज सेम एंड दिस इज वेयर वी गेट निर्वाणा, और सॉरी, this is where we get peace in business and this is where we have a good opportunity of making a perfect profit. All right, तो कल हमने डिमांड पढ़ा, ठीक है, आज हमने सप्लाई पढ़ा और दोनों को आज हमने क्या किया? बोलो, दोनों को आज हमने क्या किया? इंटरसेक्ट किया, एंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स अस द इक्विलिब्रियम प्राइस। ऑलराइट, सो गाइस, that's it from the perspective of supply and demand for today. This is Pawan Gaukar signing off from this lecture. See you in the next video. Till then, take care of yourself, study well, bye bye.